जो स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आज हम नए चैप्टर को लेकर के आए हैं, द्विघात समीकरण। और हम आपसे एक वादा करते हैं कि अगर आप ये चैप्टर पूरा हमसे पढ़ लेंगे, यानी जो भी हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। पर आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप लोग भी इसका पूरी तरह से रिवीजन करेंगे। ये वाला लाइट लगा देता हूँ। आप पूरी तरह से इसका रिवीजन करेंगे, हर पार्ट को। जो भी हमारे द्वारा होमवर्क दिया जाएगा आप लोग लेंगे, और सभी लोग हमारे पेड क्लास में भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ आपको पेड क्लास में दे पाएंगे जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आपके लिए वादा करते हैं कि हम आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाएंगे, पर आप हमसे वादा करें कि आप भी पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू कर देते हैं आज की कक्षा को। यस यस कर दीजिए सभी लोग। क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं? यस। तो आज का जो चैप्टर है, कितना प्यारा चैप्टर है, पहले देखना, ध्यान से देखना, कितना प्यारा चैप्टर है। नाम है चैप्टर का द्विघात समीकरण। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने द्विघात समीकरण शुरू क्यों किया? तो प्यारे बच्चे, हमने इससे पहले पढ़ा था बहुपद, और बहुपद में जो सब चीज़ हमने पढ़ा था उससे ये संबंधित चैप्टर है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो एक बार मुझे आप ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है, बोलो हाँ या ना। हाँ या ना कर दो एक बार जल्दी से। चैप्टर नंबर कौन सा है गुरुजी मेरे? ये वाला लाइट बोलो, किसको जला दिया? चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग द्विघात समीकरण। अच्छा, समीकरण में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस में bx और प्लस का c बराबर में 0। मैंने बताया था आपको कि बहुपद और समीकरण में यही अंतर है। यहाँ पर आपको समीकरण मिलेगा, देखो यहाँ पर ये है समीकरण, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण, क्योंकि बराबर में क्या होता है, बोलो जल्दी से, बराबर में 0 होता है। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा सर हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? देखिए, बेसिक हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, और हम प्रयास करेंगे इसका क्लास PDF भी आपको दें। तो हम लोग सबसे पहले इसमें सीखने वाले हैं ये बताने के लिए कि कोई भी अगर दिया गया समीकरण है तो वह द्विघात है या नहीं। पहला सीखेंगे कि वह द्विघात है या नहीं। फिर दूसरा हम लोग सीखेंगे मूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूल ज्ञात करना सीखेंगे। अच्छा, मूल कितने तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है आपके अनुसार से बताइए कि हम मूल कितने तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं आप? हाँ या ना? तो सर हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। क्या सीखेंगे? तो हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम लोग द्विघात सूत्र के द्वारा मूल निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र के द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा। और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किसके द्वारा बताओ? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो 3 ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा से हम लोग मूल निकाल सकते हैं। कितनी ऐसी विधियां बताओ बच्चों? 3 टाइप्स, 3 विधियां हैं। पहला विधि है सर पहला है गुणनखंड द्वारा, दूसरा है द्विघात सूत्र के द्वारा, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। चलिए हम उसके आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे विवेचक निकालना। क्या सीखेंगे बच्चों? विवेचक निकालना सीखेंगे, विवेचक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति बताना। क्या सीखेंगे? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए, आपका जो चीज़ में पैसा नहीं लगता, एक लाइक करने में नहीं लगता है, दूसरा शेयर करने में। आप अगर मुझसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं सर से, तो ज़रूर शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। आइए, बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे आप सभी लोग। यस, चलिए स्टार्ट किया जाए। यस, तो अच्छा ये बताओ कि द्विघात समीकरण होने के लिए, कोई भी समीकरण द्विघात होने के लिए उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? पावर कितना होना चाहिए, यानी उच्चतम घात कितना होना चाहिए बताइए जल्दी से। द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 चाहिए। द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद है या नहीं है, द्विघात बहुपद है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x² माइनस का 3x प्लस का 2 है या नहीं। दूसरा कहता हूँ 3x प्लस का 4, ठीक है। इसमें लेकिन बहुपद की जैसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं होता है, बहुत ईजी होता है ये बड़ा इजी। द्विघात समीकरण बहुत इजी है, आपके पल्ले पड़ जाए तो सही है, पल्ले पड़ जाए तो सही है, और अगर नहीं पड़े पल्ले तो भाई बहुत गंजन है, इसमें बहुत गंजन है।
आपको ये बताना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, 6 नंबर पर 3y पर पावर 4 माइनस का 2x का स्क्वायर। 7 नंबर में 5 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से बता पाएंगे कौन सा है। देखो बच्चों, द्विघात बहुपद होने के लिए क्या है कि मैक्सिमम जो पावर है वो 2 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो भी नहीं होगा और कम है तो भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम पावर यहाँ देख सकते हैं 2 है। तो यस बॉस, ये द्विघात बहुपद है। यस, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है तो हम कह सकते हैं नो, ये द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी। यहाँ 3 है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, सॉरी सॉरी बॉस, सॉरी। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे ये भी मैक्सिमम पावर 1 है, नो, ये सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी नहीं हो सकता। ये पावर मैक्सिमम 3 है, सॉरी नहीं होगा। मैक्सिमम पावर यहाँ 4 है, सॉरी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पर देखते हैं 2 है, यस बॉस, यस हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किसी भी चीज़ को देख करके ये बता पाओगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ठीक है, बताओ क्या आपको कोई दिक्कत है क्या? इजली आप बता पाएंगे कौन सा द्विघात मतलब कि है या फिर नहीं है, इजली बता पाएंगे? हाँ, यस गुरुजी मेरे। आइए हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर देखते हैं वह द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात समीकरण है या नहीं। बार बार बहुपद वाले चैप्टर से वापस आया हूँ ना तो मुंह से बहुपद निकल जाता है। है ना। चलो, ए क्वेश्चन है जी x+1, क्या लिखा है x+1 और x+ का 2, और इस बार में लिखा है 2 × x+3। हम इस क्वेश्चन को हल करके ये जानना चाहेंगे कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए बच्चों हल करते हैं, आप लोग बताइए है या नहीं है। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं x को x से, तो x² प्लस में x गुणा 2 से तो 2x, फिर प्लस में 1 से x को तो x और प्लस में 2 बराबर में 2 से गुणा करने से 2x और प्लस का 6। सबको अगर हम एक बार लाते हैं x² प्लस में 2 और 1 होता है 3x प्लस का 2 माइनस का हो जाएगा उधर से 2x माइनस का 6 बराबर का 0। हाँ, तो हो गया x², 3 में से 2 घट गया तो 1 बचा, और 2 में से 6 गया तो -4 बचा बराबर का 0। तो मेरे प्यारे भाई जल्दी से बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं, यह द्विघात समीकरण है या नहीं, जल्दी से। हाँ गुरुजी मेरे है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ का मैक्सिमम जो पावर है, यहाँ का मैक्सिमम पावर आप देख रहे हैं 2 है। आपने क्या देखा? आपने देखा सर मैक्सिमम पावर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। यस बॉस, यस, यस बॉस है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, ऐसा ही शानदार एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं सीखने का कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। 3x और यहाँ लिखें x प्लस में 2 बराबर में यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है हमारे पास 3x² माइनस का 9। चलिए अब इसको बताना है आपको यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तुरंत बता देंगे ये है या नहीं है। चलो भाई हल करके देखें। यस सर, हल करके देखते हैं। लो यस और नो कर दीजिए। 3x गुणा x², 3x का स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6x, उस पार का इस पार लाएंगे तो माइनस में 3x² और माइनस में जो है वो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि आपको पता है ना कि जब साइड चेंज होता है, जब साइड चेंज होता है तो फिर उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। हाँ गुरुजी समझते हैं, ये हमारा कट गया। अब बताओ बचा क्या? 6x प्लस का 9। क्या हम इसे द्विघात बोल सकते हैं, हाँ या ना? सर इसमें मैक्सिमम पावर 1 है और 1 को आप द्विघात नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं। तो आंसर होगा नो सर, नो। यह हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए? हाँ या ना कर दीजिए, नहीं है। चलिए वेरी गुड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक आध प्रश्न हम और लेते हैं और उसको भी हल करने का हम प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चंस और हो गए, ध्यान से। अरे भाई साहब कौन सा कलर ले लिया हमने। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। x माइनस का 3 और x प्लस का 2 बराबर में x माइनस 5 और x प्लस का 4। अब इस क्वेश्चन को हल कीजिए और जल्दी से बताइए यह बहुपद होगा या नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर हमने गुणा किया, x को गुणा करेंगे x से x² प्लस में x गुणे 2 से 2x माइनस में 3 गुणे x तो 3x और माइनस में 6 x गुणे x x² x गुना 4 प्लस का 4x
माइनस का 5x 4 पंजे माइनस का 20। ठीक है, एकदम ध्यान से देखें, कह रहे हैं नो बॉस। चलो आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट जाएगा, 2 में से गया 3 तो माइनस एक्स बचा -6, इस बार में 4 में से गया 5 तो माइनस एक्स बचा माइनस का 20। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं माइनस दोनों तरफ एक्स एक्स है, कट गया, -6 प्लस का 20 बराबर का 0। तो बराबर हमारा उत्तर बचा 14 बराबर 0, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये भी हमारा द्विघात, ये भी नहीं होगा, नो बॉस, ये भी द्विघात नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आराम से चीज़ों को कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो बताइए क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? जल्दी बताइए, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? सर हमें समझ में आ गया है ना, सर हमें समझ में आ गया टॉपिक को, कि हल करके देखना है। समझ में आ गया सर, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया। अगली टॉपिक पर चलते हैं। आपको पता है कि जल्दी हम बुक स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले आपको हर टॉपिक समझाएंगे। तो आप समझ गए कौन सा द्विघात है या नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे, मेन हम लोग को सीखना है इसमें मूल ज्ञात करना। क्या सीखना है? मूल। उससे पहले आपको विवेचक समझना है। क्या समझना? विवेचक। ध्यान दीजिए, विवेचक क्या होता है, ध्यान से। विवेचक, या इसको बोलते हैं विविकतकर, विविकतकर, विविकतकर बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में डिस्क्लाइमेशन बोलते हैं, डिस्क्लाइमेशन, डिस्क्लाइमेशन, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में डी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डी। बताइए शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में डी बोलते हैं। ठीक है, आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्लाइमेशन मतलब डी होता है। फॉर्मूले की बात करते हैं तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। याद हो गया? हाँ या ना कर दीजिए, हाँ या ना। सर व्याकरण क्यों नहीं हुआ था? आज मेरे बच्चे हो जाएगा व्याकरण, प्रयास करते हैं। चलो आ गया समझ में। अब आपको देखिए मेन समझना है ABC का मान। क्या समझना है? तो चलो ABC का मान निकालना सीखें। चलो AB तथा C का मान निकालना सीखें, C का मान निकालना सीखें, निकालना सीखें। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं AB तथा C का मान निकालना। क्या सीखेंगे? AB तथा C का मान। एक क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, क्वेश्चन है ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5 बराबर 0। इसमें ABC का मान बताइए जल्दी से। इसमें ABC का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। आज छोटा वाला बोतल भी नहीं है भाई, किसमें पानी पीना पड़ेगा। जल्दी ABC का मान। हमें ABC का मान निकालना है बच्चों। और हमने क्या देखा, बड़ा विचित्र चीज देखा कि A बराबर होता है जो x स्क्वायर के पहले हो यानी कि 2, और B बराबर माइनस का 7, और C बराबर होता है 5। अब आप लोग समझते होंगे कि सर ने क्यों पढ़ाया ये चैप्टर। अब समझ में आया आपको? चेहरे पर मुस्कान होगी, रट्टाफिकेशन का डिग्री हमें दे दें और हमसे समझाफिकेशन का सर्टिफिकेट ले लो। अब मन में समझ में आया होगा सर आपने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुपद के जैसा ही है। क्योंकि सर ये चैप्टर सेम टू सेम बहुपद के जैसा ही है, इसीलिए आपने ये चैप्टर शुरू किया। अब आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि क्यों हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। चलिए ABC का मान बताएं जल्दी से, फटाफट से कमेंट कीजिए। गुरुजी मेरे ABC का मान क्या होगा? रट्टाफिकेशन का डिग्री मुझे दीजिए, हम समझाफिकेशन का आपको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। चलिए ABC का मान क्या होगा फटाफट से। देखो ये क्रम कभी नहीं होता है ऐसा। कुछ बच्चे का मानना है कि सर ये होता है A, ये होता है B, ये होता है C। नहीं, क्रम मैटर नहीं करता है, कभी भी क्रम मैटर नहीं करता है बच्चों। क्रम से मतलब नहीं है। पहला A जो होता है ना, x स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कि 6 होगा, और B x का गुणांक होता है, चाहे वो कहीं पर हो, चाहे वो कहीं पर हो, वो x का गुणांक होता है। तो x में आप देख सकते हैं -3 है और C बराबर -7। सही है? देखो तो ABC का मान देखो, जो मैंने लिखा है वही आंसर आया ना आपका। यस यस यस, बहुत बढ़िया। जो मैंने लिखा है बच्चों यही आंसर होना चाहिए ABC का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है
एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 बराबर 0। ए बी सी का मान बताइए जल्दी से। इसमें ए बी सी का मान क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताएं। तो सर क्या मूल और शून्यक एक ही होता है? हाँ बच्चों, शून्यक निकलता है बहुपदों का और मूल निकलता है समीकरण का, दोनों एक ही होता है, दोनों का वैल्यू एक ही होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो ए का मान होगा, आराम से ए का मान होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता है, और बी है ही नहीं इसमें तो 0 होगा, और सी का मान -3। सी किसको बोलते हैं? अचर, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ ना रहे उसे कहते हैं। चलो, पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ए बी सी से लेकर जेड तक इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जल्दी बताइए। ए से लेकर जेड तक को हम क्या कहते हैं? यस सर, इसे कहते हैं चर मान। क्या कहते हैं? चर मान, चर मान कहते हैं ए से लेकर जेड तक को। तो क्या आप ए बी सी का मान निकालना सीख चुके हैं? हाँ या ना कर दीजिए। यस सर, हम ए बी सी का मान निकालना सीख गए हैं, कहीं पर कोई परेशानी का भाव पैदा नहीं हो रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि 2x² माइनस का 7x और प्लस का है ना, प्लस का 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आपके उत्तर आएंगे, बहुत जल्दी। फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग जो काम कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, दूसरा शेयर, ये दोनों काम आप खूब कीजिए। यस, हम आपके लिए जान दे रहे हैं तो आप खूब कीजिए ये दो काम। आइए हम देखते हैं कि कैसे विवेचक निकलता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना पड़ेगा, यहाँ ए का मान क्या है। तो शुरुआत में थोड़ा सा 2, बी का मान x का गुणांक होता है तो माइनस का 7 होगा, और सी का मान 3 होगा। अब आपको लिखना पड़ेगा हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम यही जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? माइनस का 7 स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो कह सकते हैं 49, 4 8, 8 या 24 बराबर 25। 25 हमारा आंसर है, और आपका भी आंसर 25 है। तो समझिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी है आपके, और बहुत अच्छे, एक ही बार में आपने सही कर दिया। वेरी गुड, 25 होगा गुरुजी मेरे, 25 होगा। समझो आपने एक ही बार में सही कर दिया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेना चाहते हैं आप? हाँ हाँ कर दीजिए एक बार। यस सर, लेना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2x² माइनस में 2√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से आप विवेचक करें, जल्दी से इस प्रश्न का आप विवेचक करके मुझे भेजें, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए अब आप कहेंगे इसका सही उत्तर हम निकाल सकते हैं। ए का मान हम रखेंगे 2, ए का मान 2, बी का मान माइनस में 2√2 और सी का मान 1। तो डी बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac। हम यहाँ पर हम जानते हैं, ये सब नहीं लिखे पर आप ज़रूर लिखें, हम टाइम बचाना चाह रहे हैं। तो माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2√2 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर जान लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको? 2 का स्क्वायर कितना होता है? यस हमें पता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। माइनस में इधर 8 हो गया, यहाँ पर 8 माइनस का 8 बराबर का 0 आंसर। 0 आंसर है आपका, देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए हमें लग रहा है ऐसा कि कुछ बेसिक की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, तो आइए कुछ बेसिक देख लेते हैं। आइए कुछ बेसिक की ज़रूरत है कि जैसे √3 का स्क्वायर होने पर क्या आएगा, या फिर √5 का स्क्वायर होने पर क्या आएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं 3√3 का स्क्वायर होने पर क्या आता है, या फिर माइनस का 3√2 का स्क्वायर होने पर क्या आता है। इससे ये पता चलेगा कि आपके बेसिक कितने अच्छे हैं। ठीक है, आइए बेसिक पर हम एक प्रहार करते हैं। √3 स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पर भी इस तरह से कुछ करने पर 5 आता है। कोई भी संख्या अगर रूट में है उसके ऊपर में स्क्वायर किया जाए तो सिर्फ रूट हट जाता है और कुछ परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर पहले 9, और यहाँ पर इसका सिर्फ रूट हटेगा तो 3,
अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 27। यहाँ पर भी माइनस का स्क्वायर करें या प्लस का, 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 2 के लिए 2, तो हम यहाँ पर 18 लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में खूब बढ़िया से आया होगा और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में अब सक्षम होंगे और आपको लग रहा होगा सर कि ये सब एकदम बच्चों वाली कहानी है। कहानी बच्चों वाली है, सच्ची घटना है, बिल्कुल अच्छी और सच्ची घटना आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। चलिए, आपको एकदम लगेगा कि मैथ आपके लिए कितना शानदार बन चुका है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट से आंसर करें बच्चों, स्पीड में सभी क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत स्पीड में। मैथ आपके लिए कितना आसान बन जाता है जब आप बेसिक को समझते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है और रूट 3 का 3 होता है, तो 25 के गुणे 3 से 75। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 7 का 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे ना, 7 गुणा 4 28। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का 3, तो 48। अब हम उम्मीद करते हैं कि कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ या ना बता दे। यस, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो हम प्रश्न कर रहे थे क्या? अभी कोई प्रश्न फिलहाल नहीं कर रहे थे, अब हम प्रश्न करने वाले हैं। चलिए, अब आपके सामने एक और नया प्रश्न है जो आपको उलझन में डाल सकता है कि 3x² माइनस का 3 रूट 2x और प्लस का 1 बराबर 0। आप जल्दी बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसका विवेचक d बराबर 2 आए तो क्या होगा सर? उन सभी प्रश्नों का जवाब हम आगे सीखेंगे। प्लीज़ आप मत पूछिए, अभी हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 3, b का मान बच्चों माइनस का 3 रूट 2 और c का मान 1। तो हमें विवेचक चाहिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो बराबर हमारा क्या आएगा? b का मान है माइनस का 3 रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 4a और c। 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 2 का हम 2 ले सकते हैं, माइनस में 12 बराबर में 18 और माइनस 12 बराबर में 6 आंसर आया। देखो बराबर कितना आया? 6। आपने जितने भी प्रश्नों का आंसर निकाला है प्लीज़ इसको कमेंट में यहाँ पर है ना, यहाँ लिखिए। पहला जो हमने डी निकाला कितना निकला था, याद कीजिए। पहला डी हमारा कितना आया था? फर्स्ट क्वेश्चन में डी हमारा कितना आया था? आप बोलेंगे सर 25 आया था। सेकंड क्वेश्चन में डी कितना आया सर? 0 आया। थर्ड क्वेश्चन में डी कितना आया सर? 6 आया, है ना। थर्ड क्वेश्चन में हमारा 6 आया। अब फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं और फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x² और 3x² प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0, माइनस 1 सॉरी नहीं प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर अब विवेचक का मान क्या होगा? जल्दी में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर a का मान 3 और b का मान 2 और c का मान 1 है, हाँ? और इसका अगर हम विवेचक निकालना चाहें बच्चों, तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 4 माइनस 12 बराबर माइनस 8। सही है आपका? बताइए, माइनस का 8। और बड़ी खुशी होती है आप लोगों का आंसर देख के, सब लोगों का एक साथ माइनस का। अब आप 4 जो आपके डी आए हैं, चारों डी मुझे फिर से कमेंट करें ताकि आपका दिमाग उसको बार बार रिवाइज करता रहे। ठीक है, जितने भी डी हैं उसको आप एक बार मुझे फिर से लिख के दिखाएं, है ना। जितने भी डी हैं वो आप मुझे फिर से लिख के दिखाएं। तो पहला डी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने हल किया उसमें d इज इक्वल टू 25, याद कीजिए। सेकेंड, d इज इक्वल टू 0। थर्ड, d इज इक्वल टू 6। फोर्थ, d इज इक्वल टू -8, d इज इक्वल टू -8। ठीक है, इसमें से हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लस है ना, ये जो हमारा 25 लिखा है, तो प्लस में है या माइनस में? तो आप बोलेंगे सर प्लस में। प्लस में जो चीज़ें हों हम उसे धनात्मक कहते हैं। तो ये मान हमारा धनात्मक है और ये मान भी हमारा धनात्मक है। ये मान भी हमारा कैसा है? धनात्मक है।
लेकिन ये मान अगर आप देखें तो ये माइनस में है, तो हम इसे ऋणात्मक कहते हैं, हम इसे ऋणात्मक कहते हैं। और जो शून्य आए बच्चों 0, हम उसे शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य। तो आपने क्या देखा कि डी का मान 3 तरह का हो सकता है। डी का मान कितने तरह का हो सकता है बताओ? यस 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 गुरुजी मेरे। तो डी हमारा 3 तरह से हो सकता है। एक तो धनात्मक, दूसरा ये दूसरा बार धनात्मक है ऋणात्मक, और तीसरा हमारा शून्य। अब इस बात से आपको क्या समझ में आया? इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि विवेचक का मान, विवेचक का मान हो सकता है, विवेचक का मान हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए धनात्मक, धनात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऋणात्मक। ऑप्शन सी शून्य, शून्य। ऑप्शन डी सभी, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विवेचक का मान हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप बोलेंगे कि हमें संजय सर ने पढ़ाया है कि सभी होगा, हमने पढ़ाया है सभी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसको लेकर के हम एक बेहतरीन चीज़ को देखने वाले, बहुत ही बेहतरीन चीज़ को, ठीक है। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में शून्यक निकालना सीखा था, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आपने इसके पहले वाले चैप्टर में शून्यक निकालना सोचा था, और उसमें 2 शून्यक आते थे। पहले शून्यक को हम अल्फा मानते थे और दूसरे को बीटा मानते थे। पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, ठीक है। तो हम आपको ये कहते हैं, क्या कभी आपके सामने, क्या किसी बहुपद का शून्यक ऐसा हो सकता है? यस और नो? क्या किसी बहुपद का शून्यक ऐसा हो सकता है? यस और नो? हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है। और क्या किसी बहुपद का शून्यक ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है हमारा, ऊपर वाला जो हमारा शून्यक है जो हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद में, ये याद कीजिएगा, ये बहुपद में हम शून्यक शब्द यूज कर रहे थे। शून्यक शब्द कहाँ यूज करते हैं? बहुपद में। और मूल शब्द कहाँ यूज करते हैं? समीकरण में। तो ये जो 3 और 2 देख रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों उत्तर समान नहीं हैं। जब समान नहीं है तो हम इसे भिन्न कहते हैं। समान नहीं तो भिन्न बोलो या असमान बोलो। समान जब नहीं हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? भिन्न बोल सकते हैं या असमान। और ये दोनों मान समान है, इक्वल है, 2 बराबर हैं, तो यहाँ पर कहते हैं समान। ये क्या है? समान है। तो मूल कैसे हैं? समान। तो आप देख रहे हैं कि जब मूल का मान अलग अलग आए, यानी अल्फा बीटा अलग अलग हो, तो हम उसे कहते हैं असमान। और अल्फा बीटा एक ही हो तो उसे कहते हैं समान। क्या कहते हैं? समान। तो नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? अभी तक में क्या क्या सीखा बताओ? अभी तक में आपने क्या क्या सीखा? तो सर अभी तक में हमने ये सीखा कि कोई द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना सीखा। दूसरा सर हमने ये सीखा कि ABC का मान कैसे निकालें, ठीक है। और तीसरा हमने ये सीखा सर कि विवेचक कैसे निकालते हैं, D कैसे निकालते हैं। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। क्या आपने ये तीनों टॉपिक कवर कर लिया? आपको लगता है सर तीनों टॉपिक पे हमारा एकदम मास्टरी हासिल है? मुझे तीनों टॉपिक पर मैं मास्टर्ड हो चुका हूँ, किसी बच्चे को पढ़ा सकता हूँ ये तीनों टॉपिक, कि कौन समीकरण कैसे होता है, ABC का मान कैसे निकलता है, विवेचक कैसे निकलता है। मास्टर डिग्री हासिल है सर मुझे, मास्टर डिग्री। यस यस, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, एक चीज को बड़ा फोकस कीजिएगा कि हमने देखा कि D का मान प्लस में आता है, D का मान धनात्मक। हमने देखा कि D का मान धनात्मक होता है, यानी प्लस में आता है, यानी बोल सकते हैं धनात्मक, धनात्मक। और हमने ये देखा कि D का मान शून्य भी होता है, शून्य। और हमने ये भी देखा कि D का मान ऋणात्मक आता है, यानी माइनस में, ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर बारी ये है कि किसी भी समीकरण को, किसी भी द्विघात समीकरण का सिर्फ विवेचक ही बता सकता है आपको कि इसके मूल कैसे होंगे। अच्छा, मूल कैसा होगा उसके बारे में कौन बताएगा? बताइए।
मूल कैसा होगा इसके बारे में कौन बताएगा? मूल कैसा होगा इसके बारे में विवेचक ही बता सकता है। विवेचक ही बताएगा कि मूल कैसा होगा। अब ये बात मुझे बताओ, आपका रिजल्ट कैसा होगा ये कौन बताएगा? आपका रिजल्ट कैसा होगा ये आपकी तैयारी बताएगी। तैयारी बताएगी कि रिजल्ट कैसा होगा। तो डी बताएगा कि मूल कैसा होगा बच्चों। अगर विवेचक का मान प्लस में आता है, इसका मतलब इसका मूल निकलेगा। मूल निकलेगा इसलिए हम कहते हैं कि मूल वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा बताओ? मूल वास्तविक होगा। एवं, यहाँ पर एवं शब्द हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हम दो चीज को साथ साथ बताना चाह रहे हैं। तो मूल वास्तविक होगा, ठीक है। जीरो आने पर भी मूल वास्तविक होगा। जीरो आने पर भी मूल कैसा होगा बोलो? वास्तविक। जीरो आने पर भी मूल वास्तविक होगा, ठीक है। अगर प्लस में आए तो भी वास्तविक, जीरो आए तो भी वास्तविक, लेकिन प्लस होने पर असमान मान होगा। अब मत बोलना असमान क्या होता है, बोलोगे क्या असमान क्या होता है? बोलोगे असमान, बोलोगे क्या होता है? नहीं बोलना बच्चे, क्योंकि असमान देखो इसको कहते हैं असमान यानी भिन्न। जब अलग अलग आंसर अल्फा बीटा का आता है तो हम कहते हैं असमान। क्या कहते हैं? असमान। तो प्लस में आने पर प्यारे बच्चों मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। वास्तविक का मतलब मैट्रिक में सिर्फ इतना है कि इसका मूल निकल सकता है। वास्तविक का मतलब सिर्फ इतना है कि इसका मूल निकल सकता है। आ जाओ। और अगर कभी ऐसा होता है कि जीरो आ जाए, डी का मान जीरो आ जाए, कभी ऐसा होता है तो मूल वास्तविक होगा एवं। एवं, असमान नहीं होगा, समान होगा। असमान नहीं, क्या होगा? समान। समान पूछोगे क्या होता है? समान का मतलब दोनों आंसर एक ही हो, यानी कि अल्फा बीटा बराबर हो, बराबर, ठीक है। ऋणात्मक होने पर मूल नहीं निकलता है। 10th क्लास में ऋणात्मक होने पर मूल नहीं निकलता है, इसे कहते हैं मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं, देखिए क्या क्या हम इसको बोल सकते हैं। मूल वास्तविक नहीं बोल सकते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं तो क्या बोल सकते हैं? मूल अवास्तविक। क्या बोल सकते हैं? अवास्तविक। क्या बोल सकते हैं? अवास्तविक। या हम इसको कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक है। मूल कैसा है बताओ? काल्पनिक। मूल कैसा है जल्दी बताइए? काल्पनिक। तो हम तीन नाम से इसको पुकारते हैं। कितने नाम से बताओ? तीन नाम से। एक तो हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है, दूसरा कह सकते हैं मूल अवास्तविक है, और तीसरा कह सकते हैं कि मूल हमारा काल्पनिक है। और एक मजे की बात बताऊं? बोलो हाँ या ना, बता दूं? यस सर बता दो। एक मजे की बात बताता हूं बच्चों कि इसका भी मूल हम निकालेंगे, ठीक है। जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे 11th क्लास का, सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे, या फिर उसमें भी शायद नहीं, उसमें भी हमारा द्विघात समीकरण है शायद, तो उसको जब पढ़ोगे 11th क्लास में, क्लास 11th में हम सीखेंगे कि काल्पनिक मूल कैसे ज्ञात करते हैं। कब सीखेंगे बताओ? कब सीखेंगे? सर 10th क्लास में क्या सीखेंगे? तो 10th क्लास में मेरे बच्चे 10th क्लास में सिर्फ सीखते हैं वास्तविक मूल। क्लास 10th क्या सीखना है हमें? वास्तविक मूल। क्लास 10th में सीखना है वास्तविक मूल कैसे निकाला जाता है। और 11th क्लास में हम सीखेंगे काल्पनिक मूल। 11th क्लास में हम क्या सीखेंगे बच्चों? 11th क्लास में हम सीखेंगे काल्पनिक मूल। तो क्या ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग सिर्फ रियल नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं। यस सर, इसका मतलब बच्चों बस इतना ही हुआ कि आपका सिलेबस जो है, आपका सिलेबस यहाँ पर है, ये सिलेबस आपका अभी नहीं है, और आप वही पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है किसी भी समीकरण को देख करके, है ना, किसी भी समीकरण को देख करके आपको बताना है कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं, वास्तविक है या नहीं। जल्दी से ध्यान दीजिए, वास्तविक कितने सिचुएशन में हो सकता है बताओ? वास्तविक कितने सिचुएशन में हो सकता है? सर देखो, अगर डी पॉजिटिव में आया तो भी वास्तविक है, अगर डी 0 आ गया तो भी वास्तविक है, लेकिन डी अगर गलती से माइनस में आ गया तो अवास्तविक है, अवास्तविक है, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? दो सिचुएशन ऐसा होता है जहां पर डी मतलब जहां पर वास्तविक मूल होता है,
और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब काल्पनिक होता है। तो क्या आप समझ चुके हैं, है ना? दो सिचुएशन ऐसा होता है, समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बात कर रहे हो इतना हल्का टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात करते हो? शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना? दो सिचुएशन ऐसा आएगा जहां मूल वास्तविक होगा, एक सिचुएशन जहां काल्पनिक। इसको कहते हैं मूलों की प्रकृति बताना सीखें। लिखिए हेडलाइन में मूलों की प्रकृति। आप अपना काम करते रहें, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ ले। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बताना सीखें। मूलों की प्रकृति बताना सीखें। मूलों की प्रकृति बताना सीखें। ठीक है, हेडलाइन में क्या लिखा आपने? मूलों की प्रकृति बताना सीखें। वेरी गुड। फालतू कमेंट्स कीजिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे, फिर आपको नुकसान होगा। मूलों की प्रकृति बताना सीखें। अगर हमने निकाला डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, डी यानी बी का स्क्वायर 4ac। अगर ये 0 से बड़ा आ गया, अगर ये 0 से बड़ा आ गया, या हम इसको कह सकते हैं ये प्लस में धनात्मक हो गया, धनात्मक आ गया, यानी प्लस में अगर मान आ गया, प्लस में आ गया, पहला सिचुएशन ये होता है। तो प्लस में आने पर क्या होगा बताइए? अगर डी का मान प्लस में आए तो क्या होगा? अगर डी का मान प्लस में आए तो क्या होगा? मैं आपका पुराना छात्र हूं गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। प्लस में आया तो क्या होगा? सर देखो, अगर ये 0 से बड़ा है मतलब प्लस में है, या धनात्मक बोलो या प्लस में है, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक व एवं असमान होंगे। असमान समझते हैं आप लोग, अलग अलग आंसर। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। वास्तविक एवं असमान होंगे। जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना कर दो जल्दी से। यस सर। और अगर डी बराबर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, या हम कह सकते हैं इसी को शून्य हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? मूल वास्तविक होता है। ऐसी कंडीशन में भी मूल वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक एवं समान, असमान की जगह पर क्या लिखते हैं? समान। मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन बताइए क्या होता है? तीसरा कंडीशन, चलो भाई तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाए 0 से, या हम कह सकते हैं आंसर माइनस में आने लगे, ऋणात्मक आने लगे। क्या आने लगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक यानी कि माइनस में। नोट करते चलिएगा सब चीज़, एक एक चीज़ को कॉपी में लिखते चलिए। तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तीन तरह से बोल सकते हैं। कैसे कैसे बोल सकते हैं? नंबर 1 बोल सकते हैं मूल वास्तविक नहीं होगा, दूसरा मूल अवास्तविक होगा, तीसरा मूल काल्पनिक होगा। 3 तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे अभी कि मूल काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा बताओ? तो लिखेंगे मूल काल्पनिक होगा। क्या आप इस चीज़ को समझ गए? एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ हाँ कर दीजिए मेरे भाई जल्दी से, कि गुरुजी मेरे एक एक चीज़ समझ में आ गया जो आप पढ़ा रहे हैं। चलिए, वो हर चीज़ हम समझ रहे हैं। यस यस कर दीजिए। सर पेड क्लास में होमवर्क नहीं दिया जा रहा है। मेरे बच्चे होमवर्क का आएगा तभी तो देंगे, फालतू क्या दे दें हम आपको बताओ? फालतू हम कोई भी चीज़ आपको नहीं देते हैं बच्चों। चलिए अब मूलों की प्रकृति बताएंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है द्विघात द्विघात समीकरण। अभी भी बहुपद नहीं छूटा है मेरे मन से। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की क्या बताएं लाडलों? प्रकृति बताएं। चलिए सबसे पहले कौन बताएगा? जल्दी कर दीजिए फटाफट से। मूलों की प्रकृति बताएं तेजी में फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए मूलों की प्रकृति बताना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहाँ, पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ a का मान है 2 और b का मान है -3 और c का मान है 1। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि d बराबर फार्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन हम कह सकते हैं -3 का स्क्वायर 4ac, 9 माइनस का 8 बराबर में 1 बचा। ध्यान दीजिए, 1 बचा मतलब प्लस में है ना, 0 से बड़ा है ना, 1 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी धनात्मक। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 1, d बराबर है ना, चूंकि d 0 से बड़ा है, चूंकि d 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आया, कितना % समझ में आया ये क्वेश्चन बताइए। अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो ये प्रश्न आपको कितना प्रतिशत समझ में आया, आप मुझे ज़रूर बताएं कि सर मुझे इतना प्रतिशत, उतना जल्दी बताइए कितना प्रतिशत आपको समझ में आया। यस 99% सर जी मेरे, 100%। बहुत बढ़िया मेरे शेर, मेरी श्रेणी है, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न आपकी सेवा में पेश है, आपको इसका प्रकृति बताना है। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल की प्रकृति बताइए कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। यस बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। यस तो अब आप देखेंगे यहाँ पर a का मान 4, b का मान -4 और c का मान 1। विवेचक कहता है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर -4 4 1, तो 16 और माइनस का 16 बराबर का 0। तो चूंकि d बराबर 0 है, चूंकि d बराबर 0 है और 0 होने पर क्या होता है पता है आपको कि मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक एवं 0 होने पर समान होते हैं, याद रखिएगा, वास्तविक एवं समान होंगे, ठीक है ना। मूल वास्तविक एवं समान का मतलब है अल्फा का मान जो आएगा वही बीटा का मान आएगा। अब बताइए कितना समझ में आया। अब एक बार फिर से बताइए आपको अब कितना % समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा आपका लेवल समझने का जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। यस बहुत बढ़िया, अब 100% समझ में आ रहा है चीजें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर और -9 बराबर 0। अब इसमें बताइए आपका कितना आंसर आता है, इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। चलिए इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, 4x स्क्वायर माइनस का 9। जल्दी से अगर आप चाहें तो हम आपके लिए टाइमर भी लगा सकते हैं जो आपको मदद करेगा बहुत सारी चीज़ों में। लीजिए हम आपके लिए एक टाइमर सेट करते हैं जहां पर आप खूब बढ़िया से क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। चलो फटाफट से। यस तो यहां पर पहले ABC का मान निकालते हैं। A का मान 4 है और B का मान यहाँ 0 है। D का मान देखेंगे तो 0 है क्योंकि B मालूम ही नहीं है, B x का गुणांक होता है। और C देखेंगे तो माइनस का 9 है। अगर हम बात करते हैं D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC की, तो 0 का स्क्वायर -4, A का मान देखेंगे तो 4 और C का मान देखेंगे माइनस का 9। तो ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 जगह 16, 16 नाम 144। तो 144 आपका D आएगा, देख लीजिए 144। D का मान 144 है, देख लीजिए। यस बहुत बढ़िया, D का मान 144 है। चूंकि ये 0 से बड़ा है, क्या लिखेंगे, चूंकि 0 से बड़ा है, D का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल कैसे होंगे बताइए, वास्तविक एवं असमान होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वास्तविक एवं असमान होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। प्रश्न बड़ा ही लजीज है और बड़ा ही अच्छा है। x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 बराबर का 0। अब बताइए आंसर क्या होगा।
इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप लिखेंगे a बराबर 2√2, b बराबर 4 और c बराबर 2। हम जानते हैं कि d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2√2 और इसका मान 2, तो 16, 4 के गुणे 2 से सॉरी ये तो गलत बात है ना सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर गलत चीज़ है, ये कैसे बनेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, ये गलत बात है। तो 8 दूना कितना हो गया 16, ठीक है ना, कितना हो गया 16√2, 16√2, और ये आपस में घट ही नहीं सकता, ये आपस में नहीं घट सकता, ये आपस में नहीं घट सकता। फिर भी अगर मैं बात करता हूँ इसके कॉमन की, बात करता हूँ कॉमन की, तो ये माइनस में ही आएगा जब भी घटेगा, जो भी मान आ जाए। अगर मैं √3 है ना, अगर मैं √2 का मान पुट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, अगर मैं अगर मैं √2 का मान बैठा देता हूँ, है ना, 1.42 या फिर ऐसा कुछ मान बैठा देता हूँ, तो भी ये हमारा माइनस में ही आएगा। किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और माइनस में अगर आता है इसका मतलब ये 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। चलिए इसी इसी क्वेश्चन को अगले प्रश्न से समझते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 5x² प्लस का 7x प्लस 6 बराबर का 0। अब बताइए क्या होगा। अब विवेचक कैसा होगा, जल्दी कीजिए। क्लास में होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, अब दे देंगे, लेकिन अगला कमेंट आप कीजिएगा तो अब आपको हम चैनल पर हाइड कर देंगे। तो प्लीज़ अब बार बार कमेंट मत कीजिए एक ही चीज़ को, प्लीज़, नहीं तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। प्लीज़ बच्चों, इस बार हम वापस घूमें और आपका कमेंट दिखे तो मैं आपको ज़रूर ब्लॉक कर दूंगा। a का मान 5 है और b का मान 7 और c का मान 6 है। देन हम कह सकते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 4, 5, 6, 49 और माइनस 120। तो अब आप देख सकते हैं 50 और 70 और ये 71 बचा, माइनस का 71। देखिए माइनस का 71 यानी माइनस का 71 आपका आ गया, माइनस का 71। माइनस का 71 का मतलब ये सीधा है, ये काल्पनिक होगा। तो क्या बोलेंगे, हम इसे कहेंगे चूंकि d का मान 0 से छोटा है इसलिए मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप समझ चुके हैं कि मूल कैसे निकलता है। क्या आप समझ चुके हैं कि मूल कैसे निकलता है, मूल की मूल का जो मूल की जो प्रकृति होती है आप निश्चित बताना सीख चुके हैं, हाँ या ना कीजिए, यस। आइए तो हम देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों। सबसे पहले हमने आज ये सीखा कि कोई चीज़ बहुपद है या नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यही सीखा हमने कि कोई भी चीज़ बहुपद है या नहीं, बोलते जाना हाँ या ना, बहुपद है या नहीं, ये चीज़ बताना सीखा। दूसरा हमने सीखा सर ABC का मान कैसे निकालते हैं। तीसरा हमने ये सीखा ABC का मान, तीसरा हमने सीखा ABC का मान निकालना सीखा। फिर हमने D बराबर निकालना सीखा। फिर हमने ये सीखा कि कब हमारा मान धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, यानी कि हमने उसकी प्रकृति बतानी सीखी। क्या सीखी, प्रकृति बतानी सीखी, यानी मूलों की प्रकृति, किस तरह से प्रकृति बताया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बड़ा अच्छा आनंद का भाव वाला, कहानी सब सच्ची और अच्छी लगी होगी, सारी कहानी आपको सुनने में सच्ची और अच्छी लगी होगी। आइए अब देखते हैं कि अगर मूल हमारा 0 है, यदि हमारा विवेचक 0 है। अच्छा विवेचक अगर मूल समान, मूल वास्तविक एवं समान है, जल्दी बताइएगा, मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है, तो बताइए d का मान क्या होगा। मूल वास्तविक एवं समान है तो d का मान क्या होगा, बताइए जल्दी से। मूल वास्तविक एवं समान है तो d का मान क्या होगा। यस सर, क्योंकि मूल वास्तविक और समान तभी हो सकते हैं बच्चों जब d हमारा 0 हो। d हमारा 0 या d के जगह में लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। ये 0 होगा तभी d का मान तभी मूल वास्तविक एवं समान हो सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपको बड़ा प्यारा लगेगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को सुनिएगा, ध्यान से पढ़िए।
क्या लिखा है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है तो जल्दी से बताइए यहाँ पर के का मान क्या होगा। क्वेश्चन में बोला गया है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। के किस मान के लिए के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। आइए तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ a का मान क्या है, तो a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी a का मान फिलहाल k है। b का मान क्या है, तो b का मान देखेंगे 4 है, और c का मान अगर आप देखें तो 2 है। अब बोला गया है कि मूल वास्तविक एवं समान है। क्या बोला गया है, मूल वास्तविक एवं समान है। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होने पर, मूल वास्तविक एवं समान होने पर, समान होने पर, मूल वास्तविक एवं समान होने पर d का मान क्या होता है बताइए, 0। मूल वास्तविक एवं समान होने पर d का मान 0 होता है। और आप मुझे बताइए d का फार्मूला क्या है, d का फार्मूला क्या है, तो d का फार्मूला क्या है जल्दी बताइए। तो सर d बराबर 0 बोला है, तो d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब जल्दी से बताइए b का मान कितना है, तो b का मान देखेंगे 4 है, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान बताइए, a का मान k है, और गुना c का मान बताइए 2 है, बराबर का 0। अब आप कह सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो गया 8, बराबर का 0। तो 16 बराबर में 8 के पहाड़े में 16 आता है क्या, 2 बार में, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि k का मान 2 होगा। k का मान कितना होगा बताइए, 2। वेरी गुड, कहानी बिल्कुल सच्ची भी लग रही है और अच्छी भी लग रही है। आ गया समझ में, बताइए कि सर आराम से हम समझ चुके हैं कि k का मान 2 होगा, ठीक है। ऐसे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। यस सब लोग लाइक करते रहें प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है ना। अगर आप फ्री में यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। के किस मान के लिए दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस में kx और प्लस का 2 बराबर का 0। अब यहाँ बताइए k का कौन सा मान आएगा जिसके लिए दोनों मूल समान होंगे। के किस मान के लिए, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे आप समझ सकते हो कि यहाँ a का मान, यहाँ a का मान क्या होगा 2, b का मान हो जाएगा k क्योंकि k से इसके पहले है, और c का मान हो जाएगा 2। अब दोनों मूल समान होने पर, दोनों मूल क्या होने पर बताओ, समान होने पर, दोनों मूल समान होने पर क्या होता है, दोनों मूल समान होने पर d का मान 0 रहता है, और जब d का मान 0 होता है तभी दोनों मूल समान होते हैं, है ना। अब बताओ d का फार्मूला क्या है, तो सर इसका फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। अब आप कह सकते हैं कि b का जो मान है, लट लो, b का जो मान है वो k है, तो हम लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 2 बराबर का 0। अब बताइए मुझे कि k स्क्वायर बराबर 4 दूना 8 दूना 16, 16 आया ना, k स्क्वायर बराबर 16 आया ना, ध्यान दीजिएगा। k स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, देन हम कह सकते हैं k स्क्वायर बराबर 16, तो k बराबर रूट के अंदर 16, और जब भी बाहर आता है तो पुपना प्लस माइनस दोनों, तो आप कह सकते हैं कि k का मान प्लस माइनस 4 है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। चलिए तो प्यारे बच्चों
आज की कक्षा में हमने जो भी सीखा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पाए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी से कैसे पढ़ें सर? अभी से मेहनत कीजिए, चलिए अभी से मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? एक बार यस यस कर दें सब लोग कि सर पूरा समझ में आ गया। आज मैं जितना भी पढ़ा है बच्चों, उसका कितना % है। अब आगे देखिए, अब इस चैप्टर का आज मिलेगा आपको होमवर्क। क्या मिलेगा? होमवर्क। देखिए हम आपको क्या कर रहे हैं, हम अपने इस वीडियो को अगर चाहते तो पेड क्लास में भी पढ़ा सकते थे। अगर हम ये चाहते तो सिर्फ ऐप पर पढ़ा सकते थे, लेकिन हम आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं ताकि आप सभी लोग पढ़ पाएँ। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारा भी बहुत सारा खर्च है, लाइट है, डिजिटल बोर्ड है, सेटअप है, सब चीज़ का बहुत सारा खर्चा आता है। इसलिए हम लोग आपसे एक छोटा सा फी लेते हैं हमारे ई नोट्स के लिए, जो भी चैप्टर वाइज होता है, ई नोट्स और होमवर्क। पता है आप लोग को ना? बताओ हाँ या ना। हम ई नोट्स जो आपको देते हैं, ई नोट्स जो आपको क्लास का नोट्स देते हैं, चैप्टर वाइज नोट्स देते हैं, गेस्ट क्वेश्चन देते हैं लास्ट में, और होमवर्क, इसका हम आपसे फी लेते हैं। होमवर्क एक मतलब कह सकते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, बहुत कम फीस लेते हैं। कितना लेते हैं पता है आप लोगों को? हम मात्र आपसे लेते हैं 251 रुपये। 251 रुपये। अब आप लोग, बहुत सारे लोग मंथली मत समझ लीजिएगा, 1 साल का फीस है। पूरा साल में, जो लोग नहीं जुड़े हैं कमेंट कीजिए सर हम नहीं लिए हैं, पूरा साल में आपको लेते हैं 1 साल का मात्र 251 रुपये। इतनी फैसिलिटी, जैसे चैप्टर खत्म होगा आपको मिलेगा, हर चैप्टर का नोट्स, डेली आपको होमवर्क, हर चीज़ देते हैं हम, ठीक है ना। कभी कभी होमवर्क नहीं हो पाता तो नहीं देते हैं कभी कभी। ये हमारा नंबर है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर हमें जोड़ लीजिए, 7700879453 पर नोट कीजिए जल्दी से। इस नंबर को अपने फ़ोन में नोट कीजिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर मुझे पेड ग्रुप में जोड़ लीजिए, पेड क्लास में जोड़ लीजिए, पेड क्लास में मुझे जोड़ लीजिए। और आपको व्हाट्सएप पर पेड क्लास में जोड़ लिया जाएगा जल्दी से। जैसे ही आप, हमारा फ़ी जो है, फ़ी कितना है? 251 रुपये। आप मुझे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से भेज सकते हैं। आप अगर नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तो आप किसी दुकान में जाके पेमेंट करवा सकते हैं। अपने दीदी को बोलिए, भैया को बोलिए कि सर के क्लास में हमको जुड़ना है, आपको पेमेंट करके जुड़वा देगा या जुड़वा देगी। बहुत ही बढ़िया क्लास है। हम आपसे बस गुरु दक्षिणा मांगते हैं 251 रुपये 1 साल का, वो भी अपने मेहनत का, फ्री में नहीं मांगते। जो हम आपके लिए चिल्लाते हैं, पढ़ाते हैं, हल्ला करते हैं, उसके लिए हम आपसे फ़ी लेते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाएंगे बच्चों तो कम से कम 100 बच्चे बैठ के पढ़ेंगे तो 100 बच्चे का फीस होता है 400 रुपये मंथली। तो एक बैच में कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये होगा अगर ऑफलाइन में हम पढ़ाएंगे तो। लेकिन हम नहीं पढ़ा के, हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि पूरा बिहार पढ़े, तो थोड़ा सा फी आप लोगों से लेते हैं। आप सभी लोग, जो लोग नहीं जुड़े हैं, सब लोग पेड क्लास में आज जुड़ जाइए। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। शाम का क्लास 6:30 बजे होगा और रात में फिर 8 बजे हिंदी का क्लास है। 3 क्लासेज आज है तो आप जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। कल जरूर आइएगा क्लास में। और हमारी पुरानी क्लास को देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर के आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। आज का क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखिएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। कल मिलते हैं मैथ की क्लास में। लव यू। शाम को मिलते हैं अलग दूसरी क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।